गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था फोर्स, और उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने हमें मोशन के 3 लॉज दिए हैं, जिसमें से हम एक पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, जिसमें से फर्स्ट 2 मैंने आपको करने के लिए दिए थे, और नेक्स्ट 2 मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट है हमारे पास, वाई सम ऑफ द लीव्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। ये लीव्स है, ये वर्ड जो यहाँ लिखा है वो लीव्स है। इफ वी विगरसली शेक्स इट्स ब्रांच, इसका जो आंसर है वो है दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। ये इनर्शिया की वजह से होता है, तो आप लिखोगे दिस इज ड्यू टू inertia as the leaves of the trees are at rest as soon as they are shaken. The leaves tends to remain at rest but gets in motion. Thus suffers a force and falls down. तो जो लीव्स होते हैं, वो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं, जब हम उन्हें हिलाते हैं तो जो लीव्स होते हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, बट वो अचानक से मोशन में जाते हैं हमारे हिलाने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जिससे कि क्या होता है, बॉडी तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इनर्शिया, बट हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अचानक मोशन में आ जाती है। तो वो क्या, उसे एक झटका लगता है, दस सफर द फोर्स। उस झटके की वजह से जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका भी है, दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया। दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया। अब देखो कि कैसे है ये इनर्शिया की वजह से। ये तो मैंने आपको बताया था, जब ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्ट पे होती है एज कम्पेयर टू बस। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होगी तो ब्रेक लगने से क्या होगा, वो अचानक मोशन में आ जाएगी। जब वो अचानक मोशन में आएगी, अचानक मोशन में आने की वजह से हमारी बॉडी को झटका लगेगा। वो जो झटका होगा, वो जो झटके की फोर्स होगी, उसकी वजह से बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में झुकेगी, फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन, फर्स्ट लाइन आप लिखोगे दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया व्हेन brakes are applied और जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं ना, ब्रेक अप्लाई होने की वजह से, when a moving bus apply to forward and forward direction when it accelerates, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले।
Why does you fall in forward direction when a moving bus brakes? आप सामने की ओर क्यों गिरते हो जब जो मूविंग बस है वो ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस ब्रेक लगाती है। उसके बाद लिखा है एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स, और जब वो थोड़ी तेज़ होती है, अचानक से तेज़ चलना शुरू करती है, तो क्यों एक्सेलरेट, आप क्यों पीछे की ओर गिरते हो। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे की ओर धक्का लगता है आपको। तो इसका भी आप लिखोगे रीजन, दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड बस इज accelerated, our body at rest tries to remain at rest, but due to external force we get backward and forward push। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड पुश लगता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट में रहने की वजह कोशिश करती है। ठीक है, thus we fall in backward and forward डायरेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है दोनों क्वेश्चंस का। इनर्शिया है, हमें पूरा फिनोमेनन डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो समझ ना आए तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। तो ये था हमारे पास जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, लास्ट 2, 3 और 4, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं न्यूटन ने हमें कौन सा लॉ दिया था। सेकेंड लॉ दिया है, 3 लॉज दिया है ना, तो देखते हैं कि सेकेंड लॉ में उसने क्या दिया है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो हमारा मोमेंटम होता है बॉडी का, एक नई, आपके पास एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, मोमेंटम। वो क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के। अब देखो, पहले इसके स्टेटमेंट लिख देते हैं। इस स्टेट्स दैट momentum of a moving body is directly proportional to its unbalanced force applied to it in the direction of force। देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स होती है जो
वो अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होती है, वेरियस फोर्सेस ऑफ अनइक्वल अमाउंट, जो कि बॉडी को रेस्ट से मोशन पे या मोशन से रेस्ट की तरफ ले जाती हैं, उसकी मूविंग या रेस्ट स्टेट चेंज करती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब न्यू है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम को हम पी से डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या होता है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पी से हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, एम से हम यहाँ मास लिखते हैं एंड वी फॉर वेलोसिटी। ठीक है, एम फॉर मोमेंटम, सॉरी पी फॉर मोमेंटम, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी। तो इसमें ये बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखते हैं ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। तो मैं इसका ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कराती हूँ डायरेक्ट आपको इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल भी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सपोज करते हैं हम, स्टेटमेंट्स में आपको भेज दूंगी नोट्स में। सपोज करते हैं हम एक बॉडी होती है, वो मूव कर रही होती है। ठीक है, इट्स मूविंग, मूव लिखा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? P1 इज इक्वल टू M1, ना सॉरी M तो सेम ही रहेगा, M मास एंड U इनिशियल वेलोसिटी। U क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और P2 ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं और बॉडी रुकने की कोशिश करती है, तो जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फिर तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो हम उसे यहाँ क्या ले लेंगे? v। ठीक है, मैथमेटिकली। तो अब चेंज इन मोमेंटम कैसे गिवन होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो P2 माइनस P1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो mv माइनस mu। ठीक है, मास सेम है तो mv माइनस u। ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या है? मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू। अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो होगा ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये हमारा मोमेंटम नहीं, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब वेलोसिटी है वो जब चेंज होगी तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में भी चेंज होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव में, सॉरी डिनोमिनेटर में टी लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हमने टी लिख दिया तो ये क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट क्यों आया? ये रेट मतलब गिवन टाइम में मोमेंटम कितना चेंज होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास v माइनस यू। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या होती है? रिलेशन होती है कि जितना ये चेंज होगा उतना ही ये चेंज होगा। पर अगर डिनोमिनेटर के साथ रिलेशन देखेंगे तो जितना फोर्स बढ़ेगी उतना ही टाइम कम होगा। ठीक है, तो अभी हम प्रोपोर्शनल ये पहले सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। तो हम यहाँ लिख देंगे मास अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन टी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a। ठीक है, तो यहाँ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए k लिख देंगे। अब यहाँ पे k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट, ठीक है, km a, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू km a। तो ये जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमें फोर्स भी निकालने का एक चांस देता है इस रिलेशन के थ्रू, m इंटू a। तो ये हमें जो क्वांटिटी है फोर्स, उसका एक मैथमेटिकल वो दे देता है, फॉर्मूला दे देता है m इंटू a। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स, देखो, इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी, ए है ना, रिलेशन क्या है देखो, यहीं से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, F इज इक्वल टू kma है हमारे पास। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या हुई, जो बॉडी में 1 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू कि कांस्टेंट ऐसे रहेगा। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती, देखो मास चेंज हो सकता है और एक्सेलरेशन। तो जो 1 kg ऑफ बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी हमारी 1 यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसकी SI यूनिट्स क्या होती हैं, SI यूनिट्स देखो, एक तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक होती है इसकी न्यूटन, एन से दिया जाता है, उसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये होगी SI यूनिट्स इसकी। अब आ जाता है इसके एग्जाम्पल की बात, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने क्या बोला, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर फोर्स ज़्यादा हुई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो हम लोग बॉल कैच करते हैं, बॉयज़ जो बॉल कैच करते हैं, या कोई भी कैचर जो बॉल कैच करता है, वो बॉल कैच करते हुए क्या करता है, यहाँ पे देती हूँ मैं, कैचिंग ऑफ बॉल। जब वो बॉल कैच करता है तो वो जो अपने हैंड्स हैं वो स्लाइडली बैकवर्ड्स की ओर लाने की कोशिश करता है, पीछे की ओर लाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, वो वेलोसिटी कम करने की कोशिश करता है बॉल की, वो ट्राई करता है कि बॉल की वेलोसिटी रिड्यूस हो, जितना वो पीछे आएगा उतना उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। जितनी दूर ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, तो जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होएगा, और फिर जब एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। इसीलिए जो बॉलर है वो कैच करते हुए क्या करता है, अपने हैंड को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, उसे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के से भी डिराइव कर सकते हैं। तो वो कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू टी के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू के, ठीक है। अगर देखो एक कंडीशन आ जाती है, इफ एफ इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पूरा एफ 0 ले लेते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू के, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट छोड़ देते हम क्योंकि वो दोनों में होगा ना, इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, इधर भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा,
ये प्लस माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एम वी, एम से एम कैंसिल हो गया, यू इक्वल्स टू वी। मतलब कि अगर फोर्स जीरो होगी तो फिर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अब आ जाता है हमारे पास इफ v इक्वल्स टू यू, अगर इक्वेशन जो हमारे पास 1 है उसमें v इक्वल्स टू यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, if we have v equals to u then f equals to 0, ठीक है। f 0 आ जाएगा ना, v माइनस यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद करके देखना, नोट्स में मैं आज भेज दूंगी। इफ u इक्वल्स टू v, f इक्वल्स टू 0 एज v माइनस यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब तो इसका आपको पास क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, दी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या बोलता है हमारे पास, इनर्शिया ना, कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, कांस्टेंट मूव करता रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उससे हमने मोमेंटम डिराइव किया, मोमेंटम से हमने फोर्स का फार्मूला डिराइव किया, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव किया, दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट टेंड टू रिमेन्स एट रेस्ट, एंड व्हेन इन मोशन इट टेंड्स टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे 1-2।